जी, राधे राधे सभी को। चार्ज अंडर जीएसटी का हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन आज करने वाले हैं। तो चार्ज के अंदर हम लोग चार्जिंग सेक्शन देखेंगे और कुछ आरसीएम जो भी हमारे लिए आरसीएम एप्लीकेबल हैं वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो पीडीएफ मैं यूज करने वाला हूँ उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके वहाँ से इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं फुल्ली अमेंडेड हैं सितंबर 2014 अटेम्प्ट के बच्चों के लिए, सीए इंटर वालों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इस नोट्स को यूज़ करना है और इस वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ क्या करना है, सुनना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ जी, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चार्ज ऑफ जीएसटी रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी रिवाइज करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इसका हम लोग एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, फिर हम लोग आरसीएम की एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ रेलेवेंट प्रोविजन है आरसीएम से रिलेटेड, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कंपोजिशन स्कीम है उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, उसमें आपको मैं कंपोजिशन स्कीम इन डिटेल समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोविजंस समझते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है कि भाई जो सीजीएसटी एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होगा। आप लोगों को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में जो जीएसटी है वो कब से एप्लीकेबल हो गया, 8 जुलाई 2017 से क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। तो आपको ये पता है आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एक क्या है, मिक्स्ड यूटी है। मतलब कि ये एक तरीके की यूनियन टेरिटरी है बट इसका स्टेट लेजिस्लेचर भी है। तो ये जीएसटी पर्पज से क्या होता है, स्टेट ही कंसीडर होता है। तो मैं मतलब आप लोगों को मैं जो भी चीजें होंगी इससे रिलेटेड जो हम लोग प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, अगर कुछ भी आपको एडिशनल समझाना होगा या एडिशनल प्रोविजन लिंक कहीं भी होंगे वो मैं आपको हाथों हाथ बताता रहूंगा, ताकि आपका क्या है, एक ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू सारे बाकी चीजों पे भी आप क्या कर सकें, समझ लें एक बार। अगर साइड बाय साइड अगर आप लोगों को जैसे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है मैंने आपको समझा दिए है ना, ऐसी बीच बीच में अगर कोई भी ऐसे प्रोविजन आएंगे जो मेरे को लगता है आप लोगों को मैं बता दूं, ताकि आप लोग क्या करें, बाकी टॉपिक से भी उसे लिंक कर लें, आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या है आप लोगों के लिए अलग अलग चीजें भी मैं आपको साइड बाय साइड बताता रहूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सीजीएसटी एक्ट क्या है, होल ऑफ इंडिया। आप लोगों को यहाँ पे देखा है इंडिया वर्ड, मतलब कि होल ऑफ इंडिया पे अगर सीजीएसटी लगता है तो हमें इंडिया वर्ड की डेफिनेशन पढ़ना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिया आखिर क्या, इंडिया कहाँ तक इंडिया हम लोग मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट जीएसटी जो लो है, आप लोगों को पता है जो स्टेट जीएसटी लो है हर एक स्टेट के लिए, और यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। आप लोगों को पता है कि 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। यस, तो इन 3 यूनियन टेरिटरी में प्लस 28 स्टेट जो हमारे पास हैं, इन 31 जो स्टेट हो गए तो ओवरऑल फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, इन सब पे क्या लगता है, स्टेट जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है। अब आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि स्टेट का मतलब क्या, स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर प्लस जो नॉर्मल स्टेट हैं वो, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, स्टेट माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो ये हमारा सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
ठीक है, ये देखो, ये जो रिवीजन होने वाली है, ये रिवीजन पूरी पूरी की पूरी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होने वाली है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के और निकालना नहीं चाहता, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितने प्रोविजंस लिंक हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको हैंड टू हैंड समझाता रहूं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि क्या है, जीएसटी लगता है होल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया क्या, अगर जीएसटी लगता है इंडिया होल ऑफ इंडिया में, तो इंडिया कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, देखो ये इंडिया है हमारा, है ना, ये क्या हो गई हमारी इंडिया की टेरिटरी हो गई, इंडिया की, है ना, एक तरीके से ये सारी क्या होगी, टेरिटरी हो गई भाई, ये क्या होगी, टेरिटरी हो गई, टेरिटरी हो गई, ठीक है। अब ये टेरिटरी के बाहर जो हमारा क्या है, टेरिटोरियल वाटर है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारा टेरिटोरियल जो वाटर है वो भी क्या है, इंडिया में ही कंसीडर होता है। मतलब इसके नीचे जो इसका सी बेड है, सब सोइल है, वो सारा का सारा, प्लस जो इसके ऊपर का एयर स्पेस है ना, जो इसके ऊपर का एयर स्पेस है वो भी हमारा इंडिया में ही कवर होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे क्या है, इसके आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है हमारा, ये भी क्या है, इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। और इसका सीबेड जो नीचे का एरिया है ना, इसके नीचे का एरिया, ये भी क्या है, इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। कहाँ तक, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक, मतलब कि जहाँ पे एक क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, एक लेवल तक क्या होती है, ये गहराई बहुत गहरा, यहाँ से इस लेवल के बाद पानी जो है, मतलब कि धरती जो है वो खत्म हो जाती है एक तरीके से, उसको नापना मुश्किल है। तो जहाँ तक ये क्या है, सी बेड होता है, वहाँ तक भी हमारा क्या है, इंडिया ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एयर स्पेस नहीं है, इस एरिया का एयर स्पेस इंडिया के अंदर नहीं आता, ना ही इसका पाताल लोक इंडिया के अंदर आता, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया ही इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोगों को समझना है इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। आप लोगों को पता है, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू जीएसटी चैप्टर में भी समझाया था, पर स्टिल मैं आप लोगों को एक बार इसका और ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि अब देखो, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, अगर सपोज करो ये दिल्ली में और ये कहाँ, ये हरियाणा में, ठीक है भाई। अगर सपोज करो लोकेशन सप्लायर दिल्ली में और ये, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, चंडीगढ़ में, है ना, चंडीगढ़ में, ठीक है भाई। अब सपोज करो ये क्या है, चंडीगढ़ में है, शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो देखो, जिस केस में लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये डिफरेंट स्टेट में हो, ये क्या हो गए, डिफरेंट स्टेट में है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, वन स्टेट एंड अनदर यूनियन टेरिटरी, और अनदर यूनियन टेरिटरी में। और क्या है इसमें, लोग एक कहाँ है, एक यूनियन टेरिटरी में और दूसरा अदर यूनियन टेरिटरी में, है ना, दोनों डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में। तो जिस केस में जो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, आप लोगों को मैं एक चीज समझा देता हूँ, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो भी हम लोगों को बताया हुआ है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या माना जाएगा, है ना, लोकेशन सप्लायर कैसे निकाला जाएगा, वो भी हमारा जीएसटी एक्ट में डिफाइन है, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया लोकेशन सप्लायर, लेकिन लोकेशन सप्लायर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जीएसटी में, जो हमें लोकेशन सप्लायर के प्रोविजंस दिए गए हैं। और प्लेस सप्लाई आप लोगों को पता है, प्लेस सप्लाई जो है वो क्या है, सेक्शन 10, 11, 12 और 13 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन, सीजीएसटी एक्ट नहीं सॉरी, हमारे क्या है आईजीएसटी एक्ट में क्या है, डिफाइन है। आईजीएसटी एक्ट में प्लेस सप्लाई डिफाइंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस सप्लाई जो है आईजीएसटी एक्ट के जो रेलिवेंट सेक्शन है वहां से क्या करना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा, और दूसरा लोकेशन सप्लायर हमें निकालना पड़ेगा। जब हम ये दोनों चीज निकाल लेंगे फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि लोकेशन सप्लाई और प्लेस सप्लाई के डिफरेंट स्टेट में है ना। फिर हम लोग या तो क्या होगा, या तो डिफरेंट स्टेट में होना चाहिए, या फिर वन स्टेट और अनदर यूनियन टेरिटरी में, या फिर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में। तो इन तीनों केस में क्या माना जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, IGST चार्ज होगा। और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की, एक हो सकती है इंपोर्ट ऑफ गुड, है ना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है हमारा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है हमारा, क्या माना जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इंपोर्ट माना जाता है तो एक्सपोर्ट भी माना जाता होगा, है ना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्या है हमारा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ही माना जाता है। और नेक्स्ट होता है कि अगर हम DTA से, है ना, अगर हम क्या कर रहे हैं, DTA से SEZ में कोई सप्लाई कर रहे हैं, या फिर SEZ से DTA क्या है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब कि SEZ आप लोगों को पता है, SEZ यूनिट जो होती हैं वो डीम्ड आउटसाइड इंडिया कंसीडर की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ GST। तो अगर SEZ से कोई भी हम लोग क्या गुड्स और सर्विसेज अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसे भी इंटर स्टेट माना जाता है। और अगर DTA से क्या करते हैं, SEZ में कोई भी गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं तो उसे भी क्या माना जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाता है, और वहां पे क्या है, IGST चार्ज होता है। ठीक है, और क्या क्या सिचुएशन होती है, अगर सपोज करो कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो इंटर स्टेट नहीं है ना, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो इंटर स्टेट नहीं है, तो उसे और हमें पता नहीं चल रहा कि वो इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, ठीक है, लेकिन वो इंटर स्टेट नहीं है। अगर वो इंटर स्टेट नहीं है और हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं उसका प्लेस सप्लाई या लोकेशन सप्लायर, है ना, उसका हम नेचर या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसे क्या माना जाएगा, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम उसे क्या मान लेंगे, इंटर स्टेट ही मान लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। ठीक है, इसको मैं एक बार कर देता हूँ रफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या, इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई में भी प्रोविजन क्या है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इंटर स्टेट या इंटर स्टेट को, है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए जो 2 बेसिक चीज हैं वो आप लोगों को सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। जब आप लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे, फिर आप देखना क्या लोकेशन सप्लाई और प्लेस सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है। अगर सपोज करो दोनों दिल्ली में है या दोनों चंडीगढ़ में है, अगर दोनों के दोनों सेम स्टेट में है या दोनों के दोनों सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे क्या लगेगा, CGST, SGST या फिर CGST, UTGST। UTGST कहाँ लगता है, यूनियन टेरिटरी में अगर क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, चंडीगढ़ के केस में क्या लगेगा, UTGST लगेगा, क्योंकि चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। और दिल्ली के केस में स्टेट लगेगा, ऑल्दो दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी बट दिल्ली हैज इट्स ओन स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस वजह से क्या लगेगा, दिल्ली के अंदर CGST और दिल्ली SGST। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हाँ जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाया। ये क्या है, एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्या किस चीज की एक्सप्लेनेशन है ये, कि अगर सपोज करो कि आपकी एक स्टेट में कोई एस्टेब्लिशमेंट है और एक अगर आपकी सपोज करो कि दिल्ली में कोई एस्टेब्लिशमेंट है ना। ये हम लोग डीम्ड सप्लाई के सेक्शन में पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने देखा होगा सेक्शन 25 एंड सेक्शन 25(4) और सेक्शन 25(5). यहाँ पे आप लोगों को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या है, प्रोविजंस दे रखा है ना। तो यहाँ पे जाके हम लोग ऑलरेडी ये वाली चीज पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक क्या करता हूँ, एक क्रक्स दे देता हूँ कि जीएसटी पर्पज से क्या होता है कि आपकी कोई अगर एस्टेब्लिशमेंट है और एक एस्टेब्लिशमेंट आपकी दिल्ली में है, ठीक है, और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट आपकी सपोज करो चंडीगढ़ में, ठीक है, दोनों के दोनों एस्टेब्लिशमेंट क्या है, रजिस्टर्ड है
सेम पैन में, अलग अलग जीएसटी है ना, बट रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन है। तो ये फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, ये दोनों के दोनों जो क्या है एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या माने जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगी। बट अगर यही दोनों के दोनों एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में भी होती और दोनों का सेपरेट जीएसटी नंबर होता है अंडर द सेम पैन, तो भी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दिस बोथ एस्टेब्लिशमेंट वुड बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, अब मैं एक और चीज एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में हो, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट हरियाणा में, बट दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बट हरियाणा एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो द बोथ द एस्टेब्लिशमेंट वुड बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, है ना। सिमिलरली अगर आपकी सपोज करो कि एक क्या है कोई आपका ब्रांच ऑफिस है, कोई ब्रांच ऑफिस या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस जो है किसमें, इन टेरिटरी, किसी और टेरिटरी में, बट आपका एक और ब्रांच ऑफिस या एस्टेब्लिशमेंट क्या है इंडिया के अंदर है, तो भी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ये दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मानने का मतलब क्या हुआ, आप मैंने तो बोल दिया डीम्ड डिस्टिंक्ट, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है अंडर जीएसटी। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि अगर आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के मतलब एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपस में सेल या परचेज भी करते हैं तो भी इसे क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। और तो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इस पे आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव ऑल्दो वी हैव सेपरेट रूल्स फॉर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, वो हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ वैल्यूएशन रूल्स में। लेकिन वैल्यूएशन रूल्स आपके क्या हैं, सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसे सीए फाइनल में पढ़ेंगे। बट आप लोगों को अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपकी अगर ब्रांचेस हैं रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी आपकी ब्रांचेस एस्टेब्लिशमेंट क्या मानी जाएंगी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी में, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इसके बाद ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो इसको एक बार देख लो आप डायग्राम को। क्या देखो, अगर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर ही मध्य प्रदेश में अगर आपकी सेल हो रही है तो इसे कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, और यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मध्य प्रदेश से आप दिल्ली में सप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि क्या है, दो डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है। हम लोग यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन सप्लायर क्या है मध्य प्रदेश में, और यहाँ प्रिज्यूम कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन सप्लायर एक मध्य प्रदेश में और एक दिल्ली में है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको इस सप्लाई को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, और यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। मैं देखो एक चीज और आप लोगों को समझा देता हूँ कि आईजीएसटी का मतलब क्या होता है। आईजीएसटी का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा रेवेन्यू है सेंटर को चला गया। जीएसटी नेटवर्क जो है, जीएसटी नेटवर्क का एक फंक्शन हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। जीएसटी नेटवर्क हैज one more function is that to divide the IGST revenue between central and state। ठीक है, तो क्या करता है जीएसटी नेटवर्क, क्या करता है, आईजीएसटी का जो रिवेन्यू है, आईजीएसटी का जितना भी रिवेन्यू होता है वो क्या करता है, स्टेट और सेंटर में क्या करता है, बाइफिकेट करता है 50-50%। तो क्या होगा इस केस में, सेंटर के पास चला जाएगा 50% और 50% किसके पास जाएगा, मध्य प्रदेश या दिल्ली, किसमें जाएगा, यस दिल्ली के पास जाएगा। इन केस दिल्ली के अंदर हमारी प्लेस सप्लाई है या कंजम्पशन है, क्योंकि जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उस वहाँ पे आप लोगों को उस स्टेट में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, रेवेन्यू मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग इसके बाद आगे चल रहे हैं। अगर दिल्ली से दिल्ली में अगर क्या हो रही है, प्लेस सप्लाई और लोकेशन सप्लाई क्या है, विद इन दिल्ली है, तो इस केस में क्या होगी, दिस सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड वी विल चार्ज सीजीएसटी एंड दिल्ली एसजीएसटी ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट का मतलब है उत्तर प्रदेश अगर क्या है, एक लोकेशन सप्लायर है और प्लेस सप्लाई अगर हमारी राजस्थान हो गई, तो इस केस में भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी और आईजीएसटी चार्ज होगा। आई होप इतने एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, और ये क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
टॉपिक पे। अब आ जाता है हम लोग सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्या है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी है। सिमिलरली आपको सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट भी क्या बताता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी बताता है। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा चार्जिंग सेक्शन। इसे कहते हैं चार्जिंग सेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? चार्ज क्रिएट होता है। ये सेक्शन क्या करता है? जीएसटी का क्या है? चार्ज क्रिएट करता है। हर एक क्या होता है? हर एक एक्ट का अपना एक क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन होता है, एक चार्जिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन हमारा जीएसटी के अंदर क्या है? सेक्शन 9 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या है? सेक्शन 9 बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 मतलब कि सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई है, जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई है किसकी? गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, उन पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, उस पे जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 2 में, इसीलिए वहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। इसका मतलब सबसेक्शन 2 को छोड़कर, उसके सबसेक्शन 2 को छोड़कर जितनी भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। बट इस सेक्शन के अंदर भी आप लोगों को क्या कर रखा है? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज तो पता चल गई, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन, सिर्फ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो दवाइयों में अल्कोहल यूज होता है या फिर आपको किसी और मेडिसिन प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है? अल्कोहल यूज होता है। ठीक है, डेटोल में, किसी और चीज में भी होता है, तो वहां पे वो एग्जाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ही क्या है? जीएसटी नहीं लगता है। तो इस पे क्या लगता है सर? इस पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और क्या है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग जाता है इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे, और फर्दर सेल और परचेज पे लगता है इस पे सीएसटी और वैट, एज द केस में बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। तो क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि भाई अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा और बाकी सारे की सारे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। किस वैल्यू पे? वो वैल्यू जो सेक्शन 15 में आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और किस रेट से? जो रेट प्रिस्क्राइब होगा, लेकिन वो रेट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20% का मतलब 20% ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मतलब सीजीएसटी का 20%, एसजीएसटी का 20%, ओवरऑल आपका जो है आईजीएसटी का 40% से ज्यादा जीएसटी नहीं लग सकता। ठीक है, तो आज की डेट में मैक्सिमम जो रेट है आप लोग देखेंगे 28% जो है हाईएस्ट रेट जो है जीएसटी में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस आप देखेंगे, जो जीएसटी लगता है वो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। वैल्यू ऑफ किस वैल्यू पे लगता है? जो सेक्शन 15 में लगेगी, और मैक्सिमम जो रेट हो सकता है 20% हो सकता है। 20% मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और 40% आईजीएसटी का हो सकता है। और क्या है? जीएसटी अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया ये। ठीक है, उसके बाद हाँ, सबसेक्शन 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को क्या है? आगे भी हेल्प करेगा, और इससे क्या होता है? क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखो क्या होता है, जीएसटी के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में, और इनफैक्ट आर्टिकल में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्या कर रखा है? ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी रखा हुआ है। मतलब आज की डेट में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। ये लग सकता है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज द केस में नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। कब लग सकता है? जब रिकमेंड करे जीएसटी काउंसिल और नोटिफाई कर दे गवर्नमेंट। ठीक है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और मोटर स्प्रिट। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं
जिस पे क्या नहीं लगता, आज की डेट में जीएसटी नहीं लगता। क्या लगता है इस पे? फिर एक्साइज ड्यूटी लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इस पे लगता है। और क्या करता है, सेल परचेज पे क्या लगता है, सीएसटी और वैट, ऐसे केस में भी इन पे लगता है। ठीक है, तो ये 6 प्रोडक्ट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पर्पज से। ठीक है, ये एक मैंने क्या कर रखा है, टेबल बना के दे रखी है। ये एक टेबल आप लोग देख लेंगे। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे एक्साइज और वैट लगता है, सीएसटी लगता है और जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आपको दोनों चीज लगती है और जीएसटी नहीं लगता है। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट, आप लोगों को पता है टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट इज अ डीमेरिट आइटम, है ना, जिसको जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट नहीं करना चाहती। जब गवर्नमेंट किसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहती तो उस पर एक तो सेस लगा देती है, ठीक है, दूसरा जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट में क्या है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। अब जब जीएसटी सेल और परचेज पे लग गया तो वैट और सीएसटी तो लग ही नहीं सकता, इसलिए टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज और जीएसटी दोनों लगते हैं आज की डेट में। और बाकी जितने भी अदर गुड्स बचे उन पे क्या है, सिर्फ जीएसटी लगता है, बाकी सब पे क्या है, एक्साइज ड्यूटी और वैट नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि आज की डेट में एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी किस पे, ये 6 प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल मतलब कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट जिस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो ये आप लोगों को मैंने डिटेल में समझा दिया। हाँ जी, अब इसके बाद आ गया हमारा आरसीएम, है ना, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और 4 क्या है, आरसीएम के सेक्शन है। मेजरली हम लोगों को क्या पढ़ना है इंटर लेवल पे, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। ठीक है, इसमें कुछ चार्ट छोटा सा तैयार करा हुआ है इस ओवरव्यू के लिए। देखो ये ओवरव्यू के लिए आप चार्ट एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, ये आप लोगों को विजिबल है अच्छे से? यस, देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में, नॉर्मल सिनेरियो में आप लोगों को पता है कि हर सिनेरियो में क्या है, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, है ना। बट क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ एंट्रीज ऐसी दी हुई है जिसमें जिस सर्विसेज को, कुछ ऐसी सर्विसेज और गुड्स क्या है स्पेसिफाइड किए हुए हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 के अंदर, जिस केस में क्या है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। मतलब उस केस में जितने भी प्रोविजंस जो सप्लायर को लगते हैं वो सारे के सारे रेसिपिएंट को ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और 4 के अंदर कुछ आरसीएम की सर्विसेज और गुड्स स्पेसिफाइड हैं जिसके अंदर क्या है, सब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। आप लोगों को पता है 3 सिनेरियो हो सकते हैं, है ना। पर्सन लायबल टू पे जो टैक्स होता है ना, जीएसटी के अंदर पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल, सॉरी आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, एक सेकेंड, यस, तो क्या है, पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन कौन हो सकते हैं। पहले तो नॉर्मल जो सिनेरियो होता है उसमें सप्लायर होता है, आप लोगों को पता है ना। 9(3) और 9(4) के अंदर क्या है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। 9(5) के अंदर, 9(5) सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर जो सर्विसेज हैं उसमें क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स जो है जीएसटी के अंदर वो 3 हो गए। कौन कौन से, नॉर्मल केस में सप्लायर, सेकंड 9(3) और 9(4) के अंदर जो सर्विसेज और गुड्स हैं उस केस में क्या है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, और 9(5) के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब आप लोगों को पता है कि नॉर्मल केस में क्या होता है, सप्लायर, है ना, नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या होता है, सप्लायर क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज क्या है रेसिपिएंट को देता है, और रेसिपिएंट क्या करता है, पेमेंट करता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू द सप्लायर, और सप्लायर क्या करता है, जीएसटी जो पार्ट जो है रेसिपिएंट से कलेक्ट किया है वो क्या करता है, पे करता है टू द गवर्नमेंट, है ना, बाय फाइलिंग द रिटर्न अंडर जीएसटी। ठीक है,
अब क्या होता है, रेसिपिएंट वाला जो केस है, रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, जो सप्लायर है वो क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड। अगर देखो दो दो सिनेरियो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है हो सकता है, या सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो क्या करेगा, इनवॉइस क्या करेगा, रेस करेगा, किसको, रेसिपिएंट को, है ना, रेसिपिएंट को इनवॉइस रेस करेगा, ठीक है। और उस इनवॉइस में वो क्या करेगा, मेंशन करेगा कि क्या है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। मतलब आरसीएम का जो होगा एक ऐसा चेक बॉक्स बना होगा, है ना, उसके अंदर वो टिक कर देगा कि आरसीएम में इस गुड्स और सर्विस के रिस्पेक्ट में आरसीएम पे रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा, ठीक है। अगर सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में रेसिपिएंट को क्या करना पड़ता है, सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। और सेल्फ इनवॉइसिंग आप लोगों ने सेक्शन 31 में पढ़नी, ठीक है। सेल्फ इनवॉइसिंग आरसीएम के केस में क्या होती है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को ही सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब क्या करा, सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज क्या करी, रेसिपिएंट को सप्लाई करी, ठीक है। अब रेसिपिएंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेसिपिएंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी और सिर्फ सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज का अमाउंट क्या करेगा, सप्लायर को दे देगा। जीएसटी का अमाउंट क्या है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा, और उस पेमेंट का जो भी टैक्स उसने पे किया उसका क्रेडिट भी वो क्लेम कर सकता है, अनलेस अनटिल क्या है, ये ब्लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो रेसिपिएंट जो है वो रेसिपिएंट ने आरसीएम की जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कैश के थ्रू ही पे कर सकता है। मतलब रेसिपिएंट कैन नॉट यूज आईटीसी फॉर पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। तो आरसीएम की पेमेंट जो है हैज टू बी पेड इन कैश ओनली, ठीक है। उसके बाद अगर रेसिपिएंट ऐसी सर्विसेज लेता है, ठीक है, ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, then in that case recipient has to take compulsory registration under GST. Yes, अगर आप GST ऐसी सर्विसेज लेते हैं या ऐसे गुड्स परचेज करते हैं जो कि लायबल हैं आरसीएम के लिए, तो उस केस में यू आर लायबल टू टेक compulsory registration which is defined under section 24 of the CGST Act, ठीक है। तो उस केस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है, विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन सेक्शन 24 इन द रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ठीक है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है, हाँ, अब ये जो सप्लाई है, जो सप्लायर ने जो भी सर्विसेज रेसिपिएंट को दी, है ना, जिस सर्विसेज पे रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, तो उस केस में जो सप्लायर है, सप्लायर के लिए तो वो सर्विसेज क्या हो गई हैं, एग्जेम्प्ट हो गई हैं, है ना। अगर मेरे को उस सर्विसेज पे जीएसटी पे नहीं करना, है ना, उस सर्विसेज पे जीएसटी की लायबिलिटी पे करने की रेसिपिएंट की हो गई हैं, तो वो सर्विसेज क्या होंगी, वो सप्लाई क्या होंगी, शैल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट फॉर सप्लायर। अब जब सप्लायर के लिए वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो गई हैं, तो उस सर्विसेज से रिलेटेड जितना भी इनपुट सर्विसेज क्या है सप्लायर ने पीछे से अवेल की हैं, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इनपुट लेने के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये आरसीएम का क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, चार्ट है, जो कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने आई होप बाकी ये जो आरसीएम का चैप्टर है एक बार पढ़ लिया होगा, तो आप इसे अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैं एक बार इसका क्विक ओवरव्यू एक बार फिर से दे देता हूं कि फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज देता है, ठीक है, और रेसिपिएंट क्या करता है, उसको सप्लायर को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेमेंट करता है, विच इज सप्लायर क्या करता है, उस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी जो है फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को पे करता है। दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो अंडर जीएसटी, ठीक है। लेकिन कुछ सर्विसेज जो कि डिफाइंड है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर, अगर ऐसी सर्विसेज और गुड्स आप क्या करते हैं,
अवेल करते हैं या सर्विसेज क्या करते हैं अवेल करते हैं, तो उस केस में रेसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, और उस केस में रेसिपेंट हैज टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। और जो जीएसटी की लायबिलिटी आप लोगों को पता है विच इज हैज टू बी पेड इज इन कैश ओनली, यू कांट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेइंग द लायबिलिटी अंडर आरसीएम। ठीक है, अब क्या होता है, जो आप लोगों ने सर्विसेज क्या है रेसिपेंट को दी हैं, ठीक है, और वो सर्विसेज क्या है आरसीएम के अंदर आती हैं, तो वो सर्विसेज सप्लायर के लिए क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट सर्विसेज मानी जाएंगी। अब उस एग्जेम्प्ट सर्विसेज को देने के लिए अगर सप्लायर ने कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज भी परचेज या अवेल की हैं, तो उस केस में उन इनपुट सर्विसेज या गुड्स के ऊपर जितना भी आईटीसी गवर्नमेंट पे किया है सप्लायर ने, उस आईटीसी के लिए क्या हो जाएगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। और एक इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा अगर सप्लायर क्या रजिस्टर्ड है तो सप्लायर क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा रेसिपिएंट को, और क्या करेगा, वो इनवॉइस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करेगा ये इस सर्विसेज के ऊपर रेसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स पे करना है। और अगर सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड है तो उस केस में रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी आती है टू सेल्फ इनवॉइस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा, और ये सेल्फ इनवॉइसिंग का जो सेक्शन है वो हम लोग 31 में आगे इनवॉइसिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वन बाय वन ये सारी सर्विसेज वन बाय वन हम पढ़ते हैं। अब आप लोगों को मैं एक चीज ये बता दूं कि ये जो सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे, इस सर्विसेज के अंदर सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये सर्विसेज रेसिपिएंट अवेल करता है, तो उस केस में रेसिपिएंट हैज टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन टू पे टैक्स और जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ। यस, ओके, ठीक है जी। आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होंगी उसका रिप्लाई टाइम टू टाइम देता रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं सप्लाई, वो कौन कौन सी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जो आरसीएम में कवर होती हैं। ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को कोई भी पिक्चर है जो विजिबल नहीं है क्लियरली, तो हो सकता है उसमें कुछ क्रोमा इफेक्ट की वजह से वो क्लियरली नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उससे अच्छा ये रहेगा कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो पहली सर्विसेज देखो, हर एक सर्विसेज के लिए मैंने क्या कर रखी है, एक्सप्लेनेशन नीचे प्रोवाइड की गई है की हुई है। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्या करूंगा, सर्विसेज आपको समझाऊंगा और नीचे जाके फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी समझाता चलूंगा। ठीक है, ओके, आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा यहाँ रहेगा। ये थोड़ी आरसीएम की जो सर्विसेज है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इससे क्या है, ये अगर आरसीएम की सर्विसेज आपको किसी क्वेश्चन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं तो क्वेश्चंस बिकम्स लिटिल बिट ट्रिकी फॉर यू, है ना। तो इसलिए आप लोगों को सारी की सारी आरसीएम की सर्विसेज क्या है अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, तो पहली सर्विसेज जो है जीटीए से रिलेटेड है। तो देखो, जीटीए को समझने के लिए, आप जीटीए की सर्विसेज को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग जीटीए। ठीक है, जीटीए क्या है, ऐसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है जो गुड्स को क्या होती है, ट्रांसपोर्ट करती है बाय रोड, है ना, और साथ में क्या करती है, कंसाइनमेंट नोट इशू करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसाइनमेंट नोट इशू करना जीटीए को जरूरी होता है। अगर कोई भी जीटीए कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता तो दैट एजेंसी इज नॉट अ जीटीए। ठीक है, तो क्या है, सर्विस
provided or agreed to be provided by GTA in respect of transportation of good by road, है ना। इसके अंदर हम लोगों ने मेजरली क्या करी है, 3 चीजें देखी हैं कि क्या है, GTA कोई सर्विसेज दे रहा है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दे रहा है और बाय रोड दे रहा है। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले GTA देखेंगे हम लोग, दूसरा हम लोग देखेंगे क्या ये गुड्स ही हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा हम लोग देखेंगे क्या ये बाय रोड ही हैं। जब भी क्या होगा आरसीएम क्या है, अट्रैक्ट होगा। इस केस में सप्लायर इस केस में सप्लायर कौन है, GTA। सप्लायर कौन है, GTA। और रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट ये क्या है, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो कि रेसिपिएंट होने चाहिए फॉर कवर्ड अंडर आरसीएम। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सन हैं जो कि रेसिपिएंट होंगे, मतलब कि एक GTA अगर इन रेसिपिएंट को पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट को सर्विसेज देंगे तो ही आरसीएम में कवर होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST, SGST, UTGST और IGST। मतलब कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर है अंडर GST, अगर GTA उनको क्या करता है सर्विसेज देता है, कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, तो उस केस में क्या है, आरसीएम में टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी उस रजिस्टर्ड पर्सन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ। ठीक है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर है तो उस केस में भी रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपको आरसीएम में बॉडी कॉर्पोरेट को पे करना है। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। ठीक है, वेदर रजिस्टर और नोट, है ना। आप लोगों को क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही यहाँ पे इंक्लूड करने होते तो हमारी पहली एंट्री से काम हो चुका होता, लेकिन नीचे की जो 5 एंट्री हैं वो इंक्लूड करी क्योंकि अगर ये अनरजिस्टर्ड भी हैं तो भी they will become liable to pay tax under RCM and उस केस में इन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एनी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आप लोगों को पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हम लोग आगे जाके क्या देता है, सर्विसेज देता है, तो इन रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा GST RCM के अंदर। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, देखो GTA कौन है, GTA एक ऐसी एजेंसी जो करती है कंसाइनमेंट नोट इशू। रेसिपिएंट कौन हो सकता है, अगर रेसिपिएंट डिपार्टमेंटल, मैं देखो यहाँ पे जो मैंने चार्ट बना रखा है विच इज क्या है, लिंक करके किसके साथ, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर के साथ भी। अगर कोई भी एग्जाम्पशन GTA से रिलेटेड है तो मैंने वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी है ताकि आप एक फुल फ्लैज व्यू ले पाए GTA की सर्विसेज का। ठीक है, तो इसके बाद अगर रेसिपिएंट कौन है, डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी का, या फिर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सिर्फ और सिर्फ TDS पर्पस के लिए अंडर सेक्शन 51। आप लोगों के साथ मैं TDS TCS डिस्कस करूंगा सेक्शन 51 और 52 के अंदर, जहां पे TDS डिटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंटल एजेंसीज, गवर्नमेंटल लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आती है। अगर इस केस में, क्योंकि अगर कोई भी एजेंसी को TDS डिटेक्ट करना है तो उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे सेक्शन 24 के अंदर। अगर उन लोगों ने TDS TCS के लिए ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है कोई भी गवर्नमेंटल एजेंसी ने, और वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी अदर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं करते हैं, तो उस केस में अगर GTA ने इन लोगों को क्या कर दिया है, सर्विसेज दी है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी पर्सन है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर रेसिपिएंट कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, यानी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी
क्या है बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी क्या है फैक्ट्री या फिर कोई भी सोसाइटी या फिर पार्टनरशिप फर्म, ये सारी अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन जो है रेसिपिएंट है जीटीए के, तो उस केस में क्या है उन स्पेसिफाइड पर्सन को आरसीएम के अंडर 5% पे जीएसटी पे करना पड़ेगा और उस केस में जो है आईटीसी उनको अवेलेबल नहीं होगा स्पेसिफाइड पर्सन को। लेकिन जीटीए को भी यहाँ पे क्या कर रखा है, जीटीए को भी यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में पे करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जीटीए चाहता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में पे करे, वो आईटीसी भी अवेल कर पाए, क्योंकि क्या होता है कि देखो जीटीए के पास क्या है खुद की बहुत सारे आईटीसी पड़े हुए हैं, ठीक है, जीटीए के पास खुद के आईटीसी पड़े हुए हैं और जीटीए दूसरे को अगर सर्विसेज देता है और उस सर्विस पे सामने वाला अगर आरसीएम पे कर रहा है तो जीटीए का जो आईटीसी है वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, क्योंकि जो जीटीए सर्विसेज आगे दे रहा है और उस पर अगर आरसीएम सामने वाला पे करेगा तो वो सर्विसेज जीटीए के लिए क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अभी हम लोगों ने समझा, तो एग्जेम्प्ट सर्विसेज हो जाएंगी, तो इस आईटीसी के लिए जो पीछे जीटीए के पास पड़ा हुआ है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इन एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जीटीए बहुत सी बार क्या होते हैं खुद अप्रोच करते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक डिक्लेरेशन पे देनी पड़ती है कि वो आरसीएम में इस साल पे करेंगे या एफसीएम में पे करेंगे। ठीक है, तो एफसीएम में अगर उनके पास ऑप्शन है 12% में भी एफसीएम में पे कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, जितना भी उनके पास इनपुट सर्विसेज पड़ा हुआ है, इनपुट या इनपुट गुड्स पड़े हुए हैं, उनका क्या कर सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जीटीए चाहता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है और 5% पे करना है, तो इन दैट केस आईटीसी shall not be available to GTA। ठीक है, तो जीटीए के पास भी फॉरवर्ड चार्ज में पे करने के 2 ऑप्शन हो गए हैं और अगर जीटीए ये ऑप्शन नहीं क्या करता, ऑप्ट करता है, तो उस केस में आप लोगों को पता है स्पेसिफाइड पर्सन को आरसीएम में 5% में टैक्स पे करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड पर्सन हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, अब देखो जीटीए को क्या करना पड़ता है, जीटीए को एक्सरसाइज करना पड़ता है ऑप्शन, ठीक है, कि वो क्या करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता है। ठीक है, और जीटीए हैज issued a tax invoice to the recipient charging the CGST at the applicable rate and has made the prescribed declaration on such invoice issued by him। ठीक है, तो जीटीए ने एक टैक्स इनवॉइस भी पे दिया और वो उसने लिखा भी हुआ है, डिक्लेरेशन भी दे रखी है कि आरसीएम में पे करेंगे या फॉरवर्ड चार्ज में पे करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को जीटी की सर्विस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सर्विस हमारी है किसकी, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड by an individual advocate including senior advocate or firm of advocate by way of legal services directly or indirectly to the any business entity located in taxable territory। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ, कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट, कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट, किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। ठीक है, और उनका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता था रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट से। ठीक है, तो उस केस में उस बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट एंट्री होती है सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, किसको, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, और उस बिजनेस एंटिटी का जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर था वो एक्सीड कर रहा था रजिस्ट्रेशन लिमिट से। ठीक है, अब दोनों केस में आप लोगों ने देख लिया कि इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को इन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अगर सर्विसेज देते हैं, तो उस केस में उस बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी है आरसीएम में टैक्स पे करने की। ठीक है, तो हम लोगों को देखो इसके अंदर क्या देखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है लीगल सर्विसेज। एक चीज देखनी है हम लोगों को कि लीगल सर्विसेज क्या होता है ना, तो लीगल सर्विसेज क्या होता है, तो हम लोगों को देखना है लीगल सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, अब लीगल सर्विसेज के बाद हम लोगों को देखना है
ठीक है, लीगल सर्विसेज के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, है ना, वहां पे ही हम लोग लीगल सर्विसेज भी देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो, लीगल सर्विसेज मैंने यहाँ पे दे रखी है। लीगल सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंट in any bench of law and includes representational services before any court, tribunal and authority, है ना। देखो लीगल सर्विसेज आप लोगों को पता है, लीगल सर्विसेज कौन देता है, लॉयर देता है ना। लीगल सर्विसेज कौन देता है, लॉयर देता है। अगर कोई भी लॉयर लीगल सर्विसेज दे रहा है, कैसे, एडवाइस दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, असिस्टेंट दे रहा है, ठीक है, इन एनी बेंच ऑफ लॉ, और किसी भी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में जाके क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे लीगल सर्विसेज मान जाएगा। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लीगल होती है, नहीं, लीगल सर्विसेज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एंट्री सेल्फ सेज कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, ठीक है। फर्स्ट थिंग, द लीगल सर्विसेज किसने प्रोवाइड करी होगी, एडवोकेट ने, सीनियर एडवोकेट ने, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट ने, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू सी कि whether this legal services has been provided by an individual advocate or firm of advocate or third senior advocate। अगर ये इन तीनों एडवोकेट ने ही प्रोवाइड करी है, इन तीन कैटेगरी ऑफ पर्सन ने प्रोवाइड करी है, और सेकंड चीज, this service has to be fall in the definition of legal services, then in that case only RCM will attract, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। एक मैंने यहाँ पे बना रखा है चार्ट, अच्छा था। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट मैंने इस साइड रखा, सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मैंने इस साइड रखा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, देखो मैंने फिर से मैं एक बार बताता हूँ, जो मैंने ये चार्ट बनाया है, विच इज कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जेम्पशन एंड आरसीएम, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाए और आप लोग यहाँ पे ही क्या करें, एग्जाम्पशन को भी रिलेट कर पाए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट इज अ सप्लायर और रेसिपिएंट क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है, या फिर गवर्नमेंटल एंटिटी है या गवर्नमेंटल एजेंसी है, देन इन दैट केस दिस सर्विसेज इज एक्सेप्ट, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट इनको रेसिपिएंट ये हैं, तो क्या होगी, वो एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 45 में, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विसेज दे रहे हैं एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, तो भी क्या होगी, सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। थर्ड, अगर रेसिपिएंट एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है, तो भी वो क्या है, सेक्शन एंट्री 45 में एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बिजनेस एंटिटी, अगर रेसिपिएंट क्या है, बिजनेस एंटिटी हम लोगों ने जो किया है, आरसीएम की जो एंट्री है, आप लोग एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज देते हैं, किसको रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है। अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे क्या, एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ की, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर क्या थी, लेस देन, किससे लेस देन है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, जो हम लोग देखेंगे सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, है ना। वहां पे क्या है, कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए क्या है, अलग अलग लिमिट्स डिफाइन है, 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, है ना। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो टर्नओवर जो है उस रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम थी, तो उस केस में ये सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, अगर बिजनेस एंटिटी को दी है। अदरवाइज उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएंगी, कहाँ, आरसीएम के अंडर, ठीक है। अब बाकी की जो कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट है, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल ऊपर पढ़ा था कि रेसिपिएंट अगर गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है, तो उस केस में क्या है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। किसकी सर्विसेज, सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। अगर सीनियर एडवोकेट सर्विसेज देता है एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, है ना, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अगर फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अगर
किसको सर्विसेज देते हैं, फर्म ऑफ एडवोकेट और एडवोकेट को। तो उस केस में सर्विस क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, उस केस में सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी। लेकिन सीनियर एडवोकेट के केस में हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, किसकी, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर कम थी तो उस केस में वो सर्विसेज जो कि सीनियर एडवोकेट ने प्रोवाइड करी है एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को, वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अदरवाइज हो जाएगी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ठीक है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और सीनियर एडवोकेट ने कोई भी सर्विसेज दी है अदर देन बिजनेस एंटिटी अगर रेसिपिएंट है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेजरली हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेजरली हम लोगों ने पढ़ा कि जो लीगल सर्विसेज होती हैं इंडिविजुअल दे, फर्म ऑफ एडवोकेट दे या फिर सीनियर एडवोकेट दे या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विसेज दे किसको बिजनेस एंटिटी को, और बिजनेस एंटिटी की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा थी तो उस केस में बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अदरवाइज वो सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा अगर सीनियर एडवोकेट सर्विसेज देता है एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को और उस फर्म ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा थी तो उस केस में वो एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट लायबल हो जाता है जीएसटी आरसीएम में पे करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लीगल वाली सर्विसेज अंडर आरसीएम समझ में आई होंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एंट्री पे तो मैंने एग्जांपल दे रखा टाटा आईपीएल। अब आईपीएल जो आईपीएल को बहुत सारे ब्रांड के हैं स्पॉन्सर करते हैं, पतंजलि, बायजूस, अमेजोन, मतलब कि स्पॉन्सर करना मतलब कि उनको फैसिलिटेट करना, मतलब कि उनको हेल्प करना, उनको फंडिंग करना। ठीक है, उनको क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, तो क्या होता है इनको ये स्पॉन्सरशिप करने से उन जो ब्रांड जो स्पॉन्सर करते हैं उन ब्रांड का क्या होता है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उनका क्या होता है, नाम जो है वो पब्लिक में फेमस हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं इसीलिए। ठीक है, अपना नाम क्या करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो उसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी पर्सन दे रहा है, एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन, ठीक है, किसको दे रहा है, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एलएलपी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो क्या हो जाएगी, आरसीएम में वो सर्विसेज आ जाएंगी। मतलब कि मैं कोई भी पर्सन हूँ और अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एलएलपी को कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा हूँ तो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट उस पर आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विसेज आती है वो आती है गवर्नमेंट की सर्विसेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट की सर्विसेज को हम लोग एक बार में देख लेते हैं 5 और 5A के। ठीक है, ये देखो, जी ठीक है, तो देखो सर्विस किसने प्रोवाइड करी, गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने। किसको, अगर सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, पोस्टल डिपार्टमेंट करता है या फिर क्या गवर्नमेंट करती है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल आउटसाइड और इनसाइड द प्रिसिंट ऑफ द पोर्ट और एन एयरपोर्ट। मतलब कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट क्या है सर्विसेज देती हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज या बहुत सारी वेसल की जो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं बहुत सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज देती हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज गवर्नमेंट देती हैं। गवर्नमेंट अगर इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर सर्विसेज दे रही है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोई भी सर्विसेज दे रही है तो ये सर्विसेज किस में आ जाएंगी, टैक्स हो जाएंगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, किसको बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, तो क्या होगा सर्विसेज बाय वे ऑफ, अगर रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की है
अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज है और रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उस केस में टैक्स हो जाएगी वो सर्विस अंडर आरसीएम। अदरवाइज क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देता है बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और अगर वो बिजनेस एंटिटी क्या है, रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इन सब के अलावा अगर कोई भी सर्विसेज होगी जो गवर्नमेंट किसको देगी, बिजनेस एंटिटी को देगी, तो उस केस में क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर इनवॉइस वैल्यू क्या है 5000 पर एनम तक की है, तो वो सर्विस क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये थी हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज अंडर आरसीएम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सर्विस पे चलते हैं। हाँ जी, इसके बाद आते हैं हमारी सर्विस, क्या सर्विस आ जाती है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसको दे रहा है रेंट पे, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो क्या हो जाएगा, उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम पे उस रेंटिंग सर्विसेज के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार एनालिसिस देख लेते हैं इसका। देखो, अगर सप्लायर कौन है, कोई भी पर्सन है, और रेसिपिएंट कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो उस केस में अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इस रजिस्टर्ड पर्सन ने ली है, तो उस केस में इस रेंटिंग सर्विसेज पे आरसीएम पे इस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या है, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, अगर वो प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे वो सर्विसेज वो रेंटिंग ले रहा है, रेंटिंग पे सर्विसेज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ले रहा है, तो उस केस में क्या है, उस केस में वो सर्विस एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस हमारी कौन सी है, नेक्स्ट सर्विस हमारी सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। अगर कोई भी डायरेक्टर है किसी कंपनी का या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, अगर वो सर्विसेज दे रहा है किसको, उसी कंपनी को जिसमें वो डायरेक्टर है, या बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें वो डायरेक्टर है, तो उस केस में उस बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी को उस डायरेक्टर से मिलने वाली सर्विसेज पे आरसीएम पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन थी, जैसे आप लोगों को पता है कि शेड्यूल थ्री है, क्या करता है, सप्लाई से बाहर करता है कौन सी ट्रांजैक्शन को, एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, तो वहां से वो सर्विसेज क्या है, सप्लाई से बाहर हो जाती है वो सर्विस। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, ये कंफ्यूजन यहाँ पे भी हुई, क्या कि डायरेक्टर क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट डायरेक्टर क्या है, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और अदर देन एम्प्लॉय भी डायरेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आई, इसमें क्लैरिफिकेशन क्या आई कि अगर जो डायरेक्टर है कंपनी का, डायरेक्टर को जो भी हम पेमेंट दे रहे हैं, उस पेमेंट पे अगर टीडीएस 192 सेक्शन में कटता है, मतलब कि सैलरी वाले टैक्स सेक्शन में क्या करता है, टीडीएस कटता है, तो उस केस में उस डायरेक्टर को क्या मान लिया जाएगा, एम्प्लॉय मान लिया जाएगा, और उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंडली, अगर उसको पेमेंट देते हैं, जो भी डायरेक्टर को हम पेमेंट दे रहे हैं, उस पर अगर टीडीएस 194J में कटता है, मतलब कि प्रोफेशनल फीस की तरह उस पर टीडीएस कटता है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या मान लिया जाएगा, डायरेक्टर अदर देन एम्प्लॉय मान लिया जाएगा, और उस केस में उस सर्विसेज पे जो भी उस डायरेक्टर ने सर्विसेज दी है बॉडी कॉर्पोरेट को, उस पे बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। हम लोग एक बार इसको चार्ट से देख लेते हैं। देखो, नॉर्मल केस में कोई भी सप्लाई करता है डायरेक्टर किसको, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को, तो सप्लायर डायरेक्टर है, रिसिपिएंट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में क्या होगा, आरसीएम में कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, एज पर कंपनीज एक्ट डायरेक्टर क्या हो सकते हैं,
डायरेक्टर को जो पेमेंट करी उस पे अगर TDS 192 में कटता है तो उसके अंदर कोई भी GST के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। लेकिन अगर जो TDS कटता है 194J में कटता है तो उस केस में RCM के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है और TDS 194J में कटता है तो ऑफ कोर्स उस पर क्या होगा, RCM के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को उस सर्विसेज पे RCM पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सर्विसेज हमारी आती है, नेक्स्ट सर्विसेज हमारी कौन सी है, हाँ जी, नेक्स्ट सर्विस हमारी कोई भी इंश्योरेंस एजेंट। अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट, आप लोगों ने देखा होंगे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जो कि आप लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करते हैं, परचेज करने के लिए बोलते हैं। तो वो अगर इंश्योरेंस एजेंट सबसे पहले आप देखेंगे कि इंश्योरेंस एजेंट हकीकत में है या नहीं है। इंश्योरेंस एजेंट को, सारे इंश्योरेंस एजेंट को क्या होता है, एक लाइसेंस दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो अगर उसके पास वो लाइसेंस है तो वो इंश्योरेंस एजेंट माना जाएगा। अगर वो इंश्योरेंस एजेंट किसी भी इंश्योरेंस करने वाले बिजनेस को क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो इंश्योरेंस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, RCM पे उस सर्विसेज पे जो कि इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है उस पे RCM पे टैक्स इंश्योरेंस कंपनी को ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज अगर इंश्योरेंस बिजनेस ले रहा है तो उस केस में RCM पे कौन पे करेगा, इंश्योरेंस बिजनेस पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकवरी एजेंट। आप लोगों को पता है बहुत सारे बैंकों ने क्या कर रखा है, बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं ना। रिकवरी एजेंट्स क्या काम करते हैं आप लोगों को पता है, कोई भी लोन ले लिया आप लोगों ने, कोई भी है ना उधार ले लिया, या फिर कोई भी आप लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज कर दी, तो क्या करते हैं, एक तरीके से रिकवरी करते हैं, ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट किया पेमेंट में बैंक के लोन में, तो क्या करते हैं वो लोग आपसे रिकवरी करते हैं। तो मतलब कि वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इन रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहे हैं किसको, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFCs को। तो उन सर्विसेज पे जो कि इंश्योरेंस रिकवरी एजेंट दे रहा है इन बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC को, उस सर्विसेज पे उन कंपनियों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या NBFC को RCM पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्विस आती है, कौन सी, उसके बाद एक सर्विसेज आती है, आप लोगों को पता होगा, जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं, है ना, म्यूजिक कंपोज करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, जिनका ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल म्यूजिक बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, जो ओरिजिनल ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क करते हैं ना, जो ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, ठीक है। और वो सर्विसेज किसको देते हैं, अगर वो सर्विसेज देते हैं म्यूजिक कंपनी को, है ना, वो सर्विसेज क्या दे रहे हैं, मतलब कि वो जैसे सपोज करो किसी म्यूजिक कंपोजर ने क्या करा, गाना बनाया, एक गाना गाया, और उसने क्या करा, उसके कॉपीराइट क्या करे, किसी भी म्यूजिक प्रोड्यूसर को या कंपनी को दे दिए, ठीक है। तो उस केस में उस म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर्स को जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है, उसको उस सर्विसेज पे RCM पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, ये इसने अगर सपोज करो, ये R.A. रहमान है ना, कौन है, हाँ ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने एक गाना बनाया और ABC कंपनी को क्या करे, ABC कंपनी को क्या करा, उसके राइट्स दे दिए, उसके कॉपीराइट्स दे दिए। तो उस केस में जो भी ABC कंपनी ने इसे पैसे दिए होंगे, अगर सपोज करो 10 लाख रुपीस दिए, है ना, 10 लाख रुपीस दिए, तो इस 10 लाख रुपीस पे ABC कंपनी को क्या करना पड़ेगा, RCM पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है ऑथर की सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे सपोज करो किसी भी ऑथर ने क्या करा, बुक लिखी, है ना, जैसे ये हमारे चेतन भगत ने क्या करा, बुक लिखी, है ना, इन्होंने बुक लिखी और इन्होंने क्या करा, इसकी एंजॉयमेंट, कॉपीराइट, ठीक है, यूज ऑफ एंजॉयमेंट या फिर कॉपीराइट क्या करे, किसी भी पब्लिशर को ट्रांसफर कर दिए। ओरिजिनल लिटरेरी, है ना, मतलब कि ऊपर भी आपने देखा ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर थे और यहाँ पे भी ओरिजिनल
लिटरली है। तो इस केस में क्या होगा, जो जो पब्लिशर होंगे जिसको इन्होंने क्या करे हैं, उसके कॉपीराइट या एंजॉयमेंट क्या करा है, ट्रांसफर किया है, तो उस केस में उस पब्लिशर को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। कि सपोज करो इन्होंने लिखी थी हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, हाफ गर्लफ्रेंड इन्होंने क्या करी, बुक लिखी, और इन्होंने क्या करा, ये हाफ गर्लफ्रेंड बुक एक पब्लिशर को, सपोज करो एबीसी पब्लिशर थे, उनको क्या करी, इसके कॉपीराइट या एंजॉयमेंट क्या करा, ट्रांसफर कर दिए। तो और इन्होंने क्या करे, इन्हें 1 करोड़ रुपीस दे दिए। ठीक है, अब इस 1 करोड़ पे जो जीएसटी है, जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी आएगी, एबीसी लिमिटेड की आ जाएगी। अब हम इसके एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 9 और 10। ठीक है, देखो, है ना, सप्लायर कौन है, सप्लायर है म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या कोई भी आर्टिस्ट। ठीक है, रेसिपिएंट कौन है, म्यूजिक कंपनी, है ना, प्रोड्यूसर, ठीक है, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो उस केस में अगर इन्होंने इनको कोई भी क्या करा है, कोई भी ट्रांसफर करे हैं किसको, यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो उस केस में इनकी लायबिलिटी है आरसीएम पे टैक्स पे करने की। अब ये ध्यान रखना, ये ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिक है और आर्टिस्टिक वर्क है, वहाँ पे ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सेम वे में अगर ऑथर ने कोई भी रेसिपिएंट कौन है, पब्लिशर, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, और उन्होंने इस ऑथर ने क्या करा है, कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिए किसको, किसी पब्लिशर को। तो उस केस में, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस केस में ऑथर को क्या कर रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी क्या कर सकता है, ऑप्ट आउट कर सकता है और टैक्स पे कर सकता है। ठीक है, और अगर वो ऑप्ट आउट नहीं करता है तो उस केस में आरसीएम पे पब्लिशर को टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे जीटीए के केस में आपने देखा था, जीटीए को भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करने की चॉइस दे रखी थी। सिमिलरली आपको यहाँ पे ऑथर के केस में भी उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करने की चॉइस दे रखी है। ठीक है, ऑथर चूज करेगा, है ना, वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि भाई उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, और अगर एक बार डिक्लेरेशन उसने फाइल कर दी तो 1 साल तक उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकता है। और वो डिक्लेरेशन जो है वो इनवॉइस में भी लिखेगा, वेदर ही इज ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सर्विस पे। हाँ जी, नेक्स्ट सर्विस है हमारी ये पॉइंट नंबर 10। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 10 में क्या होता है, देखो, बहुत सारे जो आरबीआई होती है, आरबीआई की ओवरसीइंग कमेटी होती है जो कि उन्हें बाहर से फाइनेंशियल इनपुट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत सारी। ठीक है, तो अगर वो मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी जो कि आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट करी है, वो सर्विसेज दे रही है आरबीआई को, तो उस केस में आरबीआई की लायबिलिटी है उस सर्विसेज पे क्या, आरसीएम पे करने की। अगर देखो, सपोज करो ये ओवरसीइंग कमेटी क्या कर रही है, आरबीआई को सर्विसेज दे रही है। ठीक है, और आरबीआई उन्हें कुछ पैसे दे रहे हैं। अगर सपोज करो इन्होंने 1 लाख रुपए दिए, तो इस 1 लाख पे आरसीएम पे लायबिलिटी कौन पे करेगा, आरबीआई पे करेगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आपको पता है यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, सबसे पहले आपको याद रखना, ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ही कवर है। ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी। ठीक है, वो किसको सर्विस दे रहे हैं, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसको सर्विसेज दे रहे हैं, किसी भी बैंकिंग कंपनी को या फिर एनबीएफसी को। यहाँ पे याद रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर नहीं है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनी को अगर सर्विसेज देते हैं तो उस केस में उस एनबीएफसी या बैंकिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आरसीएम में टैक्स पे करने की। ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट याद रखना। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं ये लोग, लोन स्कीम हो गई, जो स्कीम्स क्या निकालती हैं, बैंक निकालते हैं। ठीक है, कोई भी नई स्कीम लेके आते हैं तो उसको क्या करते हैं लोग, प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसी को क्या करते हैं, सर्विसेज
प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो सर्विसेज आती है, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस आती है। ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर का काम भी क्या होता है, ये एक तरीके से ओवरऑल सर्विसेज देता है किसको, बैंक को। एक तरीके से ये बिजनेस सेटअप करता है, बिजनेस ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज देता है बैंकिंग कंपनी को। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी कवर है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसको सर्विसेज दे रहा है, बैंकिंग सर्विसेज को सर्विसेज, बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी की लायबिलिटी है जीएसटी को आरसीएम में पे करने की। नेक्स्ट जो आता है एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस कोरेस्पोंडेंट नहीं है, ध्यान रखना कि एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सर्विसेज दे रहा है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को। ठीक है, अगर एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को, तो उस केस में क्या है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की लायबिलिटी है जीएसटी आरसीएम में पे करने की। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखना, वेदर इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है, और बिजनेस एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, इन तीनों केस में क्या होने चाहिए, जो कंपनी आरसीएम में पे कर रही है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस, हाँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो कि एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो, सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज है ना, सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स अगर कौन कर रहा है, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, किसको कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, लेकिन एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड है टीडीएस पर्पस से, और ऐसे पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करते हैं, इनको छोड़कर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, अगर सर्विसेज ले रहा है, किसकी पर्सनल सर्विसेज ले रहा है, किसी भी पर्सन से अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में इस रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है आरसीएम में पे करने की। ठीक है, इसको मैं एक बार और समझाता हूँ कि अगर सपोज करो कोई भी पर्सन है, जैसे सपोज करो इंडिविजुअल कोई पर्सन है, एबीसी लिमिटेड तो आपके लिए बॉडी कॉर्पोरेट होगी, एबीसी एसोसिएट हो गई, और ये क्या कर रही है, इंडिविजुअल, ये क्या कर रही है, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रही है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन में दो बंदे नहीं होने चाहिए, कौन से, एक तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि टीडीएस पर्पस से रजिस्टर्ड है, और नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो वो इन दोनों को छोड़कर अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सर्विसेज लेता है किसकी, सिक्योरिटी पर्सनल की, तो क्या होगा, ये जो पेमेंट इन लोगों को कर रहे हैं सिक्योरिटी की सर्विसेज की, अगर इन्होंने 1 लाख रुपए की सर्विसेज ली, तो इस 1 लाख रुपए पे जो आरसीएम पे करेंगे वो रजिस्टर्ड पर्सन ही पे करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा आप लोगों को कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इसको 2-3 बार आप लोग सुन लेंगे, आपको सारी की सारी आरसीएम की सर्विसेज बाय हार्ट याद हो जाएंगी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये चार्ट्स भी नीचे एक्सप्लेनेशन भी सारे सबकी प्रोवाइड की है, तो वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी 15 नंबर की जो आरसीएम की सर्विसेज है वो क्या बोलती है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सबसे पहले पैसेंजर के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रेंटिंग कर रहे हो। ठीक है, मोटर व्हीकल, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रेंटिंग कर रहे हो। ठीक है, और किसके लिए, पैसेंजर के लिए, गुड्स के लिए नहीं, पैसेंजर के लिए। और जो रेंटिंग सर्विसेज ले रहे हो उसमें जो भी चार्जेस हैं, उस चार्जेस में कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखो, जैसे सपोज करो क्या करा आपने क्या करा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपने क्या करा, एक कार क्या ली, रेंट पे ली, और इस कार की कॉस्ट अगर सपोज करो 1 लाख रुपए उन्होंने दिए 1 महीने के लिए, और इसमें उसने क्या करा है, उसने हमसे जो क्या कहते हैं
कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो भी इस 1 लाख रुपए में क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, जो 1 लाख रुपए ले रहा है उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये जो सर्विसेज दे रहा है, जो ये सर्विसेज दे रहा है रेंटिंग की, वो कौन नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि क्या कर रहा है, इशू कर रहा है इनवॉइस और चार्ज कर रहा है 6% जीएसटी, मतलब 12% जीएसटी। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है रेंटिंग और मोटर व्हीकल की जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। ठीक है, और जो वो पैसे ले रहा है उस पैसे में क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी क्या है, इंक्लूडेड है। बट जो पर्सन सर्विसेज दे रहा है वो क्या नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो सप्लायर कौन हुआ, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और तो उस केस में ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो टैक्स पे करेगी आरसीएम में। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो चार्ज ले रहा है उसमें इंक्लूडेड है फ्यूल की कॉस्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज हमारी आती है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज। आप लोगों को पता है क्या होता है कि ना, अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारे ब्रोकर साइट पे जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज जो हैं वो लैंड पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लैंड पे ले सकते हैं। जो लैंडर होता है वो सिक्योरिटी अगर लैंड पे दे रहा है बोरोवर को, तो बोरोवर की लायबिलिटी होती है उस सर्विसेज पे, जो कि उस सर्विस चार्ज पे जो कि लैंडर ले रहा है आपसे, उस पे आरसीएम पे टैक्स पे करने की। ठीक है, तो उस केस में बोरोवर क्या करता है, आरसीएम पे टैक्स पे करता है। अब आप लोगों को पता होगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ी क्या, सीजीएसटी में जितने भी आरसीएम की एंट्रीज कवर हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 3 भी क्या है, आरसीएम की बात करता है। तो वहां पे भी क्या है, एक एंट्री दे रखी है जो कि हमारी आईजीएसटी एक्ट में है। तो उसमें क्या बोलता है, कोई भी पर्सन अगर सप्लाई करता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, ठीक है, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है, टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कोई भी आउटसाइड इंडिया का बंदा अगर इंडिया के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि इंडिविजुअल और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, उनको छोड़कर अगर किसी भी बंदे को वो टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस सर्विसेज पे आरसीएम पे टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस पर्सन की जो कि इंडिया में सर्विसेज ले रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरसीएम पे टैक्स पे करने की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस दे रखा है, ऊपर हमने अभी सर्विस पढ़ी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इन दोनों में क्या फर्क होता है आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, अगर सपोज करो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने क्या करा, एक गाड़ी ले ली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में मतलब क्या, मतलब कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में मतलब कि आप क्या क्या चीज आती है। ठीक है, अगर आपने कोई भी गाड़ी ले ली और उस गाड़ी में क्या करा, आपकी गाड़ी होगी, वो आप किसी भी तरीके से उसे चलाओ, आपको सिर्फ एक फिक्स चार्ज उसे एट द एंड दे देना है। ठीक है, उस सर्विस प्रोवाइडर को एट द एंड आपको एक फिक्स चार्ज दे देना है, बाकी आपकी वो गाड़ी पे सारा का सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ओनरशिप है उस टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर के लिए आपको पता है कि उस केस में आपकी ओनरशिप उस टाइम के लिए नहीं होती है, आप किसी भी तरीके से उसे यूज नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए ही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पढ़ा वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट हायर अ मोटर व्हीकल for a period of time during which the motor vehicle shall be at the disposal of body corporate. It is for the body corporate to use in the manner as it likes subject to the agreement with the person provided vehicle on rent. मतलब कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का मतलब हो गया कि अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने उसे हायर पे लिया है, ठीक है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी तरीके से उसको किसी भी मैनर में क्या कर सकती है, यूज
कर सकती है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक फिक्स चार्ज उस बंदे को दे देना है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम लोग देखते हैं कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए होती हैं और योगेजेस के लिए होती हैं, एंड डज नॉट टेक व्हीकल ऑन रेंट फॉर एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेंट पे नहीं ली जाती, ठीक है। तो आप लोगों को पता चला होगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है। हम लोगों ने देखो यहाँ पे जीटीए में पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, ठीक है। तो ये सर्विसेज पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक गुड्स की बात करता है और एक पैसेंजर की बात करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो है वो फॉरवर्ड चार्ज में आता है और ये आरसीएम में आता है, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब हमने आरसीएम के प्रोविजन में जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पड़ा है उसमें हम लोग क्या है, वो सारे के सारे जो हैं आरसीएम की एंट्रीज किस पे एप्लीकेबल होंगी, पार्लियामेंट पे, स्टेट लेजिस्लेचर और कोर्ट और ट्राइब्यूनल पे भी क्या है, एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है, कंपनी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इसमें क्या है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या कवर नहीं होती, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। इसी के साथ हमारा क्या होता है, आरसीएम में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। यस, यह भी एक पॉइंट रह गया, इसे मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। आरसीएम में कुछ और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी समझा देता हूँ। देखो जीएसटी क्या है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो है वो आप लोगों ने देखा होगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 भी क्या करता है, आरसीएम की बात करता है। तो उसमें कुछ चीजें कवर होती हैं आरसीएम के अंदर, जैसे कि अगर, ठीक है, जैसे कि क्या है, रियल इस्टेट सेक्टर में अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रमोटर ने बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रमोटर के पास ऑप्शन है कि अगर वो अफोर्डेबल हाउस बना रहा है, अगर वो अफोर्डेबल हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, 1% पे टैक्स पे कर सकता है विदाउट आईटीसी। लेकिन अफोर्डेबल हाउस कब कहा जाएगा, जब एरिया है, जब उसका क्या है, प्रोजेक्ट का एरिया जो है 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो सिटी एंड 90 स्क्वायर मीटर क्या है, नॉन मेट्रो सिटी, और जो उस अफोर्डेबल हाउस की जो क्या वैल्यू क्या है, अप टू 45 लाख तक है, तो उसको क्या माना जाएगा, अफोर्डेबल हाउस माना जाएगा। और उस केस में 1% विदाउट आईटीसी प्रमोटर को टैक्स पे करना है, ठीक है। सेकंड क्या है, 5% विदाउट आईटीसी वो कहाँ एप्लीकेबल होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउस। अभी अफोर्डेबल देख लिया, अदर देन अफोर्डेबल में 5% विदाउट आईटीसी लगता है। एंड कॉमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप और ऑफिस। अगर शॉप, ऑफिस और कॉमर्शियल अपार्टमेंट अगर वो बनाता है या फिर अदर देन अफोर्डेबल हाउस कंस्ट्रक्ट करता है तो उस केस में उसे जीएसटी 5% पे करना पड़ेगा विदाउट आईटीसी, ठीक है। और दूसरा क्या है, उस केस में यहाँ जो कॉमर्शियल अपार्टमेंट है, उस कॉमर्शियल अपार्टमेंट का कारपेट एरिया जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल कारपेट एरिया से, ठीक है। जब भी उसमें क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन आएगा 5% विदाउट आईटीसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा क्या रियल इस्टेट में जब भी कंस्ट्रक्शन होती है तो प्रमोटर के पास ऑप्शन होता है, अगर वो अफोर्डेबल हाउस बना तो 1% जीएसटी विदाउट आईटीसी, अदर देन अफोर्डेबल हाउस और कमर्शियल अपार्टमेंट, लेकिन उनका कारपेट एरिया क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल कारपेट एरिया, तो उस केस में उसे 5% विदाउट आईटीसी का भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों के दोनों केसेस में क्या है, 1% और 5% की स्कीम जब भी मिलेगी जब आप कुछ कंडीशन पूरी करेंगे। क्या, सबसे पहले आईटीसी तो अवेलेबल नहीं होगा, वो हम लोगों ने पढ़ लिया।
लेकिन जितना भी आपने क्या कंस्ट्रक्शन में इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो यूज करी हैं, इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज करी हैं, उसका 80% इनपुट और इनपुट सर्विसेज क्या होनी चाहिए, 80% इनपुट और इनपुट सर्विसेज कहाँ से आनी चाहिए, वो आनी चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन से। वो क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने 80% से कम इनपुट या इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन से ली हैं, तो जितनी भी आपने 80% से कम, जैसे सपोज करो आपने सिर्फ और सिर्फ 70% सर्विसेज क्या ली हैं, इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो लिए हैं, किससे लिए हैं, रजिस्टर पर्सन से लिए हैं, तो वो 10% वाला 10% जो बचा 80% और जितनी भी एक्चुअल लिए हैं, उसका जो डिफरेंस है उस सर्विसेज पे, उस वैल्यू पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि टोटल कॉस्ट जो थी इनपुट सर्विसेज थी 100 करोड़ की, और आपने रजिस्टर्ड पर्सन से सिर्फ 70 करोड़ की पे सर्विसेज ली हैं, तो आपको 10 करोड़ पे जो है 18% आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन के पीरियड में सीमेंट है वो परचेज करते हैं, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, 1 भी रुपए का अगर सीमेंट आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करा तो आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स आप क्या करते हो कैपिटल गुड परचेज करते हो, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। इवन सिंगल रुपीज का अगर आप परचेज करते हो तो भी यू हैव टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम, प्रमोटर को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया आरसीएम का चैप्टर। लेकिन आप लोग क्या है, अलग अलग चैप्टर्स में जब जीएसटी के पूरे प्रोविजन पढ़ेंगे तो आप लोगों को अलग अलग चैप्टर्स में आरसीएम से रिलेटेड कुछ और प्रोविजन देखने को मिलेंगे, वो मैंने मोस्टली यहाँ पे कवर कर दिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर आरसीएम। आप लोगों को पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की आरसीएम के केस में कब होती है, तो क्या होती है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, डेट ऑफ पेमेंट, और अ डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेट फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, व्हिचएवर इज अर्लियर। इन तीनों में से जो भी डेट पहले आएगी वो आरसीएम के केस में, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर ली जाएगी। और जब भी आपको क्या करना है, ड्यू डेट पे टैक्स, उसी मंथ की ड्यू डेट पे आपको टैक्स पे कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे पढ़ना, जब आप आगे जाएंगे आरसीएम में, आज टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ पे, सेक्शन 12 और 13। ठीक है, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको आरसीएम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम भी पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली आफ्टर 60th डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम की देख ली। उसके बाद कुछ आरसीएम से रिलेटेड इनपुट के प्रोविजन। ठीक है, आरसीएम की सर्विसेज पे, अगर आप आरसीएम में कोई भी सर्विसेज पे टैक्स पे कर रहे हैं तो आप उसको पे करने के लिए इनपुट का यूज नहीं कर सकते। आपको पता है आरसीएम की जो लायबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कैश में पे होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कैश में पे होती है। अगर आप आरसीएम का टैक्स पे कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होते हैं उसका इनपुट लेने के लिए भी। अगर सपोज करो आपने 1 लाख रुपए आरसीएम की लायबिलिटी पे करी है किसी मंथ में, तो आप 1 लाख रुपए का इनपुट भी ले सकते हैं, अनलेस अंटिल आप क्या हो, इनएलिजिबल हो। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ अदर मिसलेनियस पॉइंट आते हैं आरसीएम से रिलेटेड, वो भी हम कवर कर लेते हैं। कि देखो, आप लोगों को पता है कि अगर आरसीएम की सर्विसेज क्या है, कोई भी बंदा अगर ऐसी सर्विसेज दे रहा है जिसपे आरसीएम की लायबिलिटी आती है और वो बंदा जो सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में रेसिपिएंट की लायबिलिटी बन जाती है सेल्फ इनवॉइसिंग करने की। ठीक है, उसके केस। और नेक्स्ट, एडवांस पेमेंट आर सब्जेक्टेड टू आरसीएम। ठीक है, अगर आपको आरसीएम की अगर कोई भी सर्विसेज पे एडवांस पेमेंट भी आपको क्या है, मिली है, तो आपको क्या है,
आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने आरसीएम मतलब कि आरसीएम की लायबिलिटी को आपको एडवांस पे भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आरसीएम के अंदर कोई भी पार्शियल रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको हमेशा आरसीएम की लायबिलिटी 100% पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, आप कंपोजिशन डीलर में कंपोजिशन डीलर आपने क्या कर रखा है, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है और आपकी लायबिलिटी आरसीएम की आती है, तो आपको आरसीएम की लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता है कंपोजिशन स्कीम के अंडर इनपुट लेना इनएलिजिबल है, तो उस केस में आरसीएम की लायबिलिटी तो आप पे करोगे लेकिन आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या होता है, आरसीएम का जितने भी रिलेटेड प्रोविजन थे और आरसीएम की एंट्रीज थी वो हम लोगों ने सारी की सारी कवर कर ली। आई होप आप लोगों को ये एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप लोग एक बार इस वीडियो को फिर से जल्दी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि है 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन ई कॉमर्स के थ्रू अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है क्या, जीएसटी पे करने की। लेकिन 9 सबसेक्शन 4 में सिर्फ और सिर्फ 4 सर्विसेज गिवन है जिसके ऊपर ई कॉमर्स की लायबिलिटी आरसीएम में पे करने की, आरसीएम में नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबिलिटी पे करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये 4 सर्विसेज कौन कौन सी हैं ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे ओला और उबर वाले सर्विसेज देते हैं, अगर आप लोग क्या करते हैं, ओला और उबर क्या करते हैं, बुक करते हैं, तो कोई भी पर्सन जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज देता है वो आपके पास आ जाता है गाड़ी लेके। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन क्या हुआ, गाड़ी लेके आपके पास आया, आपने बुकिंग जो करी है ओला उबर की वेबसाइट से की है, तो उस केस में उस सर्विसेज पे जो है टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है, ओला उबर वेबसाइट वालों की है, जो कि ओला उबर को मैनेज करते हैं। ठीक है, इस केस में पैसेंजर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज हमें दे रहा है वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो हर केस में क्या है, ओला और उबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी को पे करने की। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैंने क्या करा, मैं कस्टमर हूँ और मैंने क्या करा, ओला बुक करी और यहाँ से टैक्सी ऑपरेटर मेरे पास आ गया और उसने मेरे को सर्विसेज दे दी। अब मैंने जब पेमेंट करी तो मैं ओला की साइट पे जाके पेमेंट ही करता हूँ ना, आपको पता है, तो मैंने पेमेंट किसके पास गई, ओला के पास 100 रुपये की पेमेंट गई और ओला ने अपना कमीशन काट के 80 रुपये क्या करा, टैक्सी ऑपरेटर को दे दिया। ठीक है, तो अब इस ओला को क्या करना है, 5% जीएसटी आरसीएम पे उस 100 रुपये पे भी पे करना है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट सर्विसेज हमारी है ओमनीबस सर्विसेज। अगर आप ओमनीबस, जैसे आप लोगों को पता है कि redbus.com और ये बहुत सारी क्या है ऑनलाइन वेबसाइट जो हैं, जो कि बसेस जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बस बुक करते हैं, अगर वो सर्विसेज दे रही हैं तो उस सर्विसेज पे जो पेमेंट है, जीएसटी की पेमेंट करने की, उन वेबसाइट जो मैनेज कर रहे हैं वेबसाइट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये क्या है, ये रेड बस है और मैं ये मिस्टर ए और ये क्या है, बस ऑपरेटर है ना, बस ऑपरेटर। ठीक है, जिसकी बस है, तो मैंने क्या करा, रेड बस से बस बुक करी और मेरे को क्या करा, इन्होंने रेड बस वालों को मेरे पास भेज दिया, उसने ये सर्विसेज मेरे को दे दी। ठीक है, तो अब इस सर्विसेज पे जो मैंने पेमेंट करी है, जैसे सपोज मैंने 200 रुपये की पेमेंट करी, इस 200 रुपये पे जीएसटी पे करने की, हालांकि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बस वाला है। ठीक है, हालांकि सर्विस प्रोवाइडर ही है, लेकिन इस केस में 200 रुपये पे जो
टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वो रेड बस करेगी, ठीक है। लेकिन अगर अगर ये बस ऑपरेटर जो है, अगर ये कंपनी है तो उस केस में रेड बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की। उस केस में 200 रुपए पे जीएसटी ये कंपनी ही पे करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, है ना, कैंप साइट और अदर कॉमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस, ठीक है। अगर आप होटल पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं, कैंपिंग साइट होती हैं, क्लब्स होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, अगर आप उनकी सर्विसेज लेते हैं, जैसे सपोज करो आपको पता है बहुत सारे होटल साइटें हैं, hotel.com होटल, है ना, आप लोगों को पता है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, camping.com, है ना। तो अगर आप उनसे क्या कर रहे हो, आप होटल एकोमोडेशन सर्विसेज के लिए अपने लिए क्या कर रहे हो, बुकिंग करवा रहे हो, तो उस सर्विसेज पे जैसे लेट सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या करा, होटल.com से क्या करा, एक होटल बुक करवाया, ठीक है, 5,000 रुपये का होटल बुक कराया। ये hotel.com को इन्होंने क्या कर दिया, 5,000 रुपये दे दिए। और यहाँ पे तमिलनाडु में सपोज करो कोई होटल है XYZ होटल, जहाँ पे ये मिस्टर ए रुकने वाले हैं, तो सर्विस किसने प्रोवाइड करी, मिस्टर XYZ ने, ये XYZ ने मिस्टर ए को सर्विसेज प्रोवाइड करी। लेकिन उस केस में भी ये जो hotel.com है वो 5,000 रुपये पे, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है hotel.com, वो 5,000 रुपये पे क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। लेकिन ये आप लोगों को इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, ये जो XYZ होटल है, ये XYZ होटल अगर ये क्या है, इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, तो उस केस में XYZ होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने की, ठीक है। ये सर्विसेज आपकी समझ में आई आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सर्विस पे चलते हैं। ऐसी हाउसकीपिंग, आप लोगों को पता है अर्बन क्लैप क्या है। अगर आप लोग क्या करेंगे, अर्बन क्लैप की वेबसाइट पे जाएंगे और आपको कोई भी हाउसकीपिंग की सर्विसेज चाहिए, प्लम्बिंग, कारपेटिंग, है ना, कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से इन मैकेनिक्स को बुला सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये अर्बन क्लैप क्या एक तरीके से ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए। मिस्टर ए को अगर चाहिए थी सर्विसेज, तो यहाँ से मिस्टर बी अगर कोई, है ना, अगर सपोज करो इसे क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसने बाल कटवाने थे सपोज करो, तो यहाँ से इसने अर्बन क्लैप से गया बार्बर मंगाया, ठीक है। तो सर्विसेज किसने दी, इस बार्बर ने मिस्टर ए की को सर्विसेज दी, और इसने क्या करा, 500 रुपये पेमेंट की। तो इस 500 रुपये पे जो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो अर्बन क्लैप की आई। लेकिन यहाँ पे भी आपको बिल्कुल एकोमोडेशन की तरह यहाँ पे भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी, अगर इस केस में मिस्टर बी इज लायबल फॉर टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, तो उस केस में मिस्टर बी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, जोमेटो, जो इन्हें क्या कहते हैं, एक तरीके से फूड एग्रीगेटर भी कहा जाता है, ठीक है। अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें हम लोगों ने देखा कि रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं जोमेटो, आप लोगों को पता है आजकल आप खाना क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं जोमेटो पे। आपने अगर सपोज करो कोई भी सर्विसेज जोमेटो से ली, ठीक है, आपने पेमेंट करी जोमेटो को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर XYZ रेस्टोरेंट से आपके पास खाना आ गया, तो आपने जो भी पेमेंट जोमेटो को करी है, उस पेमेंट पे जो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, जोमेटो या स्विगी पे आती है। बट अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट से क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं खाना, है ना, तो क्या होगा, अगर सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, एक होटल है, ठीक है, होटल में एक क्या है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट को आपने क्या करा, जोमेटो से इस रेस्टोरेंट से सर वो मंगाया, मिस्टर ए ने इस रेस्टोरेंट से खाना मंगाया जोमेटो, इसने क्या करा, इसने 5,000 रुपये जोमेटो को दे दिए, और इस रेस्टोरेंट ने क्या करा, फूड डिलीवर कर दिया, ठीक है।
और ये रेस्टोरेंट क्या था, वो क्या था, इस होटल के अंदर था, ठीक है, या होटल के अंदर था, या फिर सपोज करो कि किसी बड़े उसके मॉल के अंदर था, ठीक है। और इस होटल के अंदर जो भी एकोमोडेशन सर्विसेज है, होटल के रूम का जो किराया है पर डे का, वो क्या है, टैरिफ क्या है, उसका टैरिफ क्या है, 7,500 से ज़्यादा है, ठीक है। इस होटल में रूम्स का जो टैरिफ है 7,500 से ज़्यादा है। तो उस केस में ये रेस्टोरेंट अगर इस होटल के अंदर सिचुएटेड है, तो रेस्टोरेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टैक्स को फॉरवर्ड चार्ज में पे करने की। उस केस में जोमेटो इज नॉट लायबल टू पे, है ना, टैक्स टू द गवर्नमेंट एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ओके। उसके बाद कुछ इश्यूज जो आते हैं आप लोगों को, ठीक है, जब आप टीसीएस जो पढ़ते हैं सेक्शन 52 में जो टीसीएस है, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में, है ना। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि टीसीएस काटते हैं, और एक 9 सब सेक्शन 5 के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, उनमें क्या होती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। आप लोगों को पता होगा 9 सब सेक्शन 5 में सिर्फ और सिर्फ 4 सर्विसेज हैं जो कवर्ड हैं, ठीक है। उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इश्यूज पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स विल नो longer to be required to collect TCS and file Form GSTR 8 in respect of restaurant service on which it pays tax in the terms of section 9 subsection 5। अगर ये 4th नंबर की सर्विसेज हमने देखी, अगर ये रेस्टोरेंट सर्विसेज पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर रहा है ना, अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में नहीं है, और तो उस केस में आपको पता है जोमेटो या स्विगी को ही क्या करना पड़ेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है, उस केस में उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस भी कलेक्ट करने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। नेक्स्ट, एज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 8, ठीक है, एज अ सप्लायर of their own goods or services, there would be no mandatory requirement of taking separate registration by e-commerce operator of a restaurant services under 9 subsection 5, ठीक है। अगर कोई भी e-commerce ऑपरेटर जो है वो क्या है, अपनी खुद की सर्विसेज, अपने खुद के गुड्स भी क्या करता है, खुद के सप्लाई करता है, तो उसको कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन लेने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, ये तो इजी है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर of a person supplying restaurant services through e-commerce operator। अगर मिस्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो मिस्टर ए की एग्रीगेट टर्नओवर में वो सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर नॉट द रेसिपिएंट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम सिंस these are not input services to e-commerce operator, these are not to be reported as inward supply liable to reverse charge in form GSTR 3B। हाँ, ये अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट सर्विसेज ले रहा है, तो वो रेस्टोरेंट सर्विसेज उनके लिए इनपुट सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी, है ना, नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि उनको वो इनपुट सर्विसेज कहाँ नहीं रिपोर्ट करनी होती, GSTR 3B में, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर का, रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं है। उसके बाद, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज नॉट नोटिफाइड अंडर 9(5) बट सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स, तो उस केस में क्या होगा, टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी इशूड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप लोगों को पता है जोमेटो और स्विगी ही आपको क्या करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं।
Billing in case of restaurant services and goods or services other than restaurant services being sold by a restaurant to a customer under the same order. ठीक है, इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद आपके लिए क्या क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, जो कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ रिवाइज करूंगा और अच्छे से समझेंगे. इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, चार्ज ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग आरसीएम की जो भी सर्विसेज हैं और अदर प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल टू आरसीएम सर्विसेज, हम लोगों ने वो सारे के सारे कवर कर लिए. आई होप आप लोगों को ये रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. आप लोगों को क्या करना है, इस रिवीजन को 2 से 3 बार देखना है. कोई भी सजेशन अगर मेरे लिए हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर 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 मेंशन करिए, मैं उस पर काम करूंगा और आपके लिए कुछ अच्छा, जो भी आप लोगों को जिस तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी करना है, मैं उस तरीके से पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. राधे राधे, बाय.